जी, तो आज जो है वो हम लोग HR के एक नए फंक्शन की तरफ आते हैं। एंड दिस न्यू फंक्शन दैट वी हैव फॉर HR टुडे इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो आज जो है वो हम लोग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के फेज के ऊपर आ गए हैं। और आज हम लोग ये देखेंगे कि भाई रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बेसिकली होती क्या है। अच्छा, नॉर्मली आपने क्या देखा है, अगर मैं किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो छोटी कंपनीज में एम्प्लॉइज को रखना, एम्प्लॉइज को हायर करना इज रादर अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है ना, ओनर का दिल हुआ, ओनर ने एम्प्लॉय को रख लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉय को रखना एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है। वो डिफरेंट क्यों होता है उसकी भी वजह है, बिकॉज एज यू नो हमने डिस्कस किया है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर the employee is present at all, the owner is present at all times, है ना। तो when the owner is present at all times, तो वो एम्प्लॉय को हर वक्त समझा सकता है, बार बार समझा सकता है, ऐसे करो वैसे नहीं करो, ये करो ये ना करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रॉब्लम कब आता है, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो ओनर कहता है यार हर चीज मैं बार बार समझाऊंगा थोड़ी, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी कि मैं एक एक चीज एम्प्लॉय को समझाता रहूं। तो वो मेक श्योर करता है कि वो एम्प्लॉइज को रखने से पहले सारी चीजें डिसाइड कर ले कि मेरा एम्प्लॉय ये करेगा, ये नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, वैसे नहीं करेगा, सारी चीजें वो डिसाइड कर ले। और फिर जब सारी चीजें डिसाइड कर ले तो उसके बाद जाके जो है फिर वो एम्प्लॉय को रखे। तो बड़ी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय रखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा सिंपल होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की तरफ लेकर जाऊं, मैं आपको सिंपल करके समझाता हूं कि बड़ी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज को रखने का प्रोसेस क्या होता है। सो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेजेस पहले समझाऊंगा, और स्टेजेस समझाने के बाद फिर मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा कि यार ये सारे स्टेजेस का मतलब रिक्रूटमेंट था और ये सारे स्टेजेस का मतलब सिलेक्शन है। इस तरह करके मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी इस कॉन्सेप्ट को लिंक कर देता हूं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना आसान हो जाए। अब लेट से मैं एक स्कूल का ओनर हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक स्कूल का ओनर हूं, ठीक है जी, या आप ओनर बोलो या प्रिंसिपल बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल मी। अच्छा जी, अब हुआ कुछ ये है कि मेरी एक बहुत बड़ी स्कूल है और मेरे पास लेट से 1000 टीचर्स काम करते हैं इन अ कंपनी लाइक दिस। अब ऐसी जो मेरे पास ये बड़ी स्कूल जिसको मैं ओन कर रहा हूं, इसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसे होती है वो मैं आपको जरा समझाता हूं। सबसे पहले जब भी किसी बड़ी कंपनी में इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय इज नीडेड, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है जॉब एनालिसिस का प्रोसेस। सबसे पहला क्या होता है, जॉब एनालिसिस का प्रोसेस। इस जॉब एनालिसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस जॉब एनालिसिस के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कंपनी ये देखती है एट इनिशियल स्टेज कि क्या मुझे वाकई में एक एम्प्लॉय की नीड है भी या नहीं। आई रिपीट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, एम्प्लॉय को हायर करने से पहले ये एनालाइज करती है कि इनको वाकई में एम्प्लॉय चाहिए या नहीं चाहिए। सो अगर मेरा एक स्कूल है, कोई भी टीचर हायर करने से पहले मैं एनालाइज करूंगा कि क्या मुझे एक नए टीचर की जरूरत है भी या नहीं। तो मुझे पता ये लगा कि मेरी जो स्कूल है लेट से उसमें ओ लेवल बिजनेस का टीचर जो है, एक टीचर जो है वो रिजाइन करके चला गया, और प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक नए टीचर की जरूरत है सो दैट स्टूडेंट्स को मैं बिजनेस पढ़ा सकूं मेरे स्कूल के अंदर। अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि टीचर की जरूरत है या नहीं है, क्या कोई ऐसा दूसरा टीचर मेरे पास है जो मेरे करंट बिजनेस के स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। सो इफ आई ऑलरेडी हैव अ टीचर हु कैन रिप्लेस दिस टीचर इंस्टेंटली, तो फिर तो मुझे नया बंदा रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं दूसरे टीचर को लोड दूंगा, गुड टू गो, प्रॉब्लम सॉल्व।
अच्छा, दूसरा, अगर मेरा जूनियर एसोसिएट, मेरा सबऑर्डिनेट मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि नहीं सर, जो हमारे पास दूसरे टीचर्स हैं उनकी स्पेशलिटी बिजनेस पढ़ाना है, तो है ही नहीं। कोई टीचर बायो पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई क्या पढ़ाता है, कोई क्या पढ़ाता है, तो सर ये तो ठीक बात नहीं है, हम किसी और टीचर से बिजनेस नहीं पढ़वा सकते, आपको जो है वो एक नया टीचर बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए रखना पड़ेगा। मैंने बोला ओके, फेयर एनफ। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कभी इंप्लॉय रखा जाता है, सबसे पहले एनालाइज किया जाता है कि यार इंप्लॉय की वाकई में जो है वो जरूरत है भी या नहीं, और जो इंप्लॉय की जरूरत है वो किस पोजीशन पे जरूरत है। तो पता लगा मुझे कि इंप्लॉय की जो मुझे जरूरत है वो एज अ टीचर रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑन। अब जब बड़ी कंपनी एक दफा आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसे इंप्लॉय चाहिए, अब वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसको जो इंप्लॉय चाहिए वो किस पोजीशन पे चाहिए, सबसे पहला काम जो वो करती है जेडी बनाती है। जेडी, व्हाट इज जेडी? जेडी इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड एज जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि जो एम्प्लॉय आने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटी कंपनी में क्या होता है, ओनर इज प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स, तो वो बार बार एम्प्लॉय को गाइड कर सकता है, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर मेरा एक बहुत बड़ा स्कूल है, आई हैव 1000 टीचर्स टू मैनेज, क्या आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं इस नए बिजनेस स्टडीज के टीचर को बार बार लाके समझाऊं कि ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना? नहीं, मैं उस टीचर को हायर करने से पहले एक डॉक्यूमेंट बना लूंगा, जेडी, जिसके अंदर मैं उसकी सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दूंगा। जैसे कि ही विल हैव टू टेक मंथली टेस्ट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, he will have to give homeworks, he will have to help students solve past papers, etc. ये सब मैंने पहले लिख दिया। अब एम्प्लॉय को रखने से पहले मुझे पहले ही पता है कि मेरा एम्प्लॉय मेरे स्कूल में आके क्या करेगा। मैंने एक एक्सपेक्टेशन बना दी कि मेरे जो एम्प्लॉय को मैं रखने जा रहा हूं वो ये चीजें करेगा। नॉर्मली जब आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल बिग कंपनी, अप्लाई करने से पहले आप हमेशा जेडी मांगते हैं। Whenever you apply for a job in a company, you will always ask for a JD. एम्प्लॉय भी जेडी मांगता है कि यार आप बताओ कि अगर मैं आपकी कंपनी में जॉब करने आ रहा हूं तो इस कंपनी के अंदर मुझे क्या क्या करना होगा, मेरी जेडी में क्या लिखा है। अगर जेडी में लिखा है झाड़ू मारना है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब मैंने अगर जेडी देखी है तो अगर मैं झाड़ू मारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद झाड़ू मारने के काम से, मैं अप्लाई कर लूंगा। अगर मुझे लगता है नहीं भाई मैं झाड़ू तो नहीं मारूंगा, मैं अप्लाई नहीं करूंगा। या जब भी मैं कोई टीचर किसी स्कूल में अप्लाई करता है और जेडी मांगता है, उसमें देखता है कि यार यहां तो लिखा हुआ है हर महीने टेस्ट देना पड़ेगा, जेडी के अंदर लिखा हुआ है नहीं भाई मैं तो हर महीने टेस्ट नहीं लूंगा, मैं तो 2 महीने में एक टेस्ट लूंगा। जेडी बेसिकली आउटलाइन कर देता है वो सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक एम्प्लॉई को परफॉर्म करनी होंगी। इससे फायदा ये होता है कि कंपनी को एम्प्लॉय रखने से पहले पता होता है कि वो एम्प्लॉय क्या क्या करेगा, और एम्प्लॉय को जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त पता होता है कि उसको कंपनी में जाके क्या क्या करना पड़ेगा। क्लियर कट। अच्छा, इसके बाद कंपनी एक और डॉक्यूमेंट बनाती है विच इज जेएस। अच्छा, इसे कुछ लोग जेएस जॉब स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं और इसे कुछ लोग पीएस पर्सन स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी आउटलाइन करती है कि यार जो एम्प्लॉय हम रखने जा रहे हैं या हमें चाहिए है
उसके अंदर हमें क्या क्या स्किल्स, क्वालिटीज, एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, जब कंपनी कोई इंप्लॉय को रखने से पहले एक डॉक्यूमेंट बना लेती है पर्सन स्पेसिफिकेशन का। जैसे जेडी था ना, अ डॉक्यूमेंट दैट आउट इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स ऑल द जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी तरह हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है पर्सन स्पेसिफिकेशन का। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस के बंदे में क्या क्या चाहिए। कमिंग बैक टू द एग्जांपल, अब मैं प्रिंसिपल हूं स्कूल का, मुझे टीचर्स रखने, तो मैं एक डॉक्यूमेंट बना लूंगा कि यार मुझे कैसा टीचर चाहिए। लेट से पता लगा यार बच्चों को एग्जाम्स में पेयर करवाने सीआई के, तो मैं कोई फ्रेश टीचर के ऊपर बेट नहीं कर सकता। तो मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा कि भाई जो भी टीचर अप्लाई करेगा फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज टीचर इन माय स्कूल, उसका मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी का अगर 5 इयर्स से कम एक्सपीरियंस है उसको जॉब पे ही ना रखो। और उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो बात करने में बहुत अच्छा हो। अच्छा, उसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज ना हो। पता चला बच्चे ने सवाल पूछा, गुस्सा आया, मारना शुरू कर दिया क्लास में, कुछ भी हो सकता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि जो बंदा हमें चाहिए उसके अंदर ये क्वालिटीज या स्किल्स या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर स्टार्ट क्या हुआ, सबसे पहले कंपनी आइडेंटिफाई करती है बंदा चाहिए भी है नहीं, और अगर चाहिए तो किस पोस्ट का, किस पोजीशन का बंदा चाहिए। तो डिसाइड हो गया भाई टीचर चाहिए। अच्छा, अब जो टीचर को रखना है वो टीचर हमारे स्कूल में आके क्या क्या करेगा, टेस्ट लेगा, होमवर्क देगा, कोर्स कंप्लीट कराएगा, पास पेपर कराएगा। अच्छा, जो टीचर हमारे स्कूल में आएगा किस तरह का टीचर होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज नहीं होने चाहिए, मेल जेंडर होना चाहिए, कुछ भी आप कोई भी क्वालिटी एक्सपीरियंस स्किल्स आप लिख सकते हो उस पर्सन स्पेसिफिकेशन के अंदर। पर्सन स्पेसिफिकेशन इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जिसमें आउटलाइन होता है कि जो बंदा हमारे पास आएगा जॉब करने वो इस तरह का बंदा होना चाहिए। अब ये 3 चीजें हो गई। बड़ी कंपनी जब इन तीन चीजों पर एग्री कर लेती है फिर वो जॉब को एडवर्टाइज करती है। अब मैं एडवर्टाइज करूंगा वैकेंसी ऑफ अ बिजनेस टीचर अवेलेबल। कहां एडवर्टाइज कर सकता हूं, बहुत जगहों पे, सोशल मीडिया, ठीक है, न्यूज़पेपर। मैंने जो अपने करंट टीचर्स हैं उनको बोला अपने दोस्तों रिश्तेदारों में पूछो किसी को बिजनेस पढ़ाना आता है नहीं आता, ठीक है ना। करंट एम्प्लॉयज के वर्ड ऑफ माउथ से भी मैं एडवर्टाइज कर सकता हूं, ठीक है। अब मैंने एडवर्टाइज कर दिया कि वैकेंसी ऑफ अ बिजनेस टीचर अवेलेबल, और जो मेरे पास अप्लाई करने का सोचेगा उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों लगा के रखूंगा। यानी कि मैंने लिखा है ना कि बिजनेस पोस्ट ऑफ अ बिजनेस टीचर वेकेंट या अवेलेबल, तो अगर मैंने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट दी है इसकी, तो इस एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ मैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन भी लगाऊंगा कि भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आती है कि आपको ये ड्यूटीज करनी पड़ेगी मेरी स्कूल में आके तो अप्लाई करना। साथ साथ ये पर्सन स्पेसिफिकेशन है, अगर आप इस तरह के बंदे हो जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको गुस्सा नहीं आता, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है, मेल जेंडर है, थोड़ा सा देखने में प्रेजेंटेबल है, इंग्लिश भी अच्छी आती है, तो अप्लाई करना। तो बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को देखकर लोग अप्लाई करते हैं। फिर होता क्या है स्टेप 5, बहुत सारे लोग जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मैंने लिखा था भाई मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने लिखा था आई नीड अ मेल, फीमेल ने भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, उन्होंने बिजनेस स्टडीज के टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। मैंने क्या किया, मैंने फिल्टर किया कौन सा कैंडिडेट काम का है, कौन सा कैंडिडेट काम का नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल
100 पीपल अप्लाइड, अगर आप स्क्रीन पे देखो 100 पीपल अप्लाइड, उस 100 में से लेट्स से ओनली 10 वर वर्दी, सिर्फ 10 लोग ऐसे निकले जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पूरे थे। फिर उन 10 लोगों को मैंने अपनी कंपनी में बुलाया, उनका टेस्ट लिया, उनका इंटरव्यू लिया, ठीक है, और उनके साथ डिस्कशन किया, चेक किया कि वो काम का है या नहीं है। या फॉर एग्जांपल टीचर है तो उसका डेमो लिया, उसको बोला पढ़ा के बताओ आधा घंटा कैसे पढ़ाते हो। अब 10 में से कोई एक टीचर मैंने चूज कर लिया कि हाँ यार ये बंदा बिल्कुल ठीक है। ये है पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस। अब सवाल ये है कि रिक्रूटमेंट क्या है और सवाल ये कि सिलेक्शन क्या है। जॉब एनालाइज करने से लेकर शॉर्टलिस्ट करने तक, या आप समझ लो हाँ शॉर्टलिस्ट करने तक, दिस इज ऑल रिक्रूटमेंट, दिस इज ऑल रिक्रूटमेंट। लोगों को अप्लाई कराने तक रिक्रूटमेंट। फिर जब लोग अप्लाई कर लें, उनका इंटरव्यू लेना, टेस्ट लेना और बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, दिस इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन छोटी कंपनी में बहुत सिंपल होती है, ओनर हर वक्त मौजूद होता है, जो चीज जैसी चीज बोले एम्प्लॉय करता रहता है। बट इन अ कंपनी, इन अ लार्ज कंपनी, इट इज नॉट पॉसिबल कि ओनर एक एक चीज समझाए, तो वो एम्प्लॉय को रखने से पहले सारी चीजें आइडेंटिफाई कर देता है कि ये बंदा ये आके करेगा और ऐसा ऐसा बंदा चाहिए। सारी चीजें पहले से क्रिस्टल क्लियर रखो, ताकि एम्प्लॉय रखने के बाद ये ना बोले कि यार मुझे तो ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। आप बोलो मैंने हर चीज पहले से बताई हुई थी, मेरे पास रोज रोज टाइम नहीं कि मैं आपको हर चीज समझा सकूं। टू मेक थिंग्स क्रिस्टल क्लियर, बड़ी बड़ी कंपनीज में इस तरीके से एम्प्लॉय को रखा जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कहते हैं। ओके जी, तो अब हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद अब देखते हैं कि अगर किसी कंपनी को नए एम्प्लॉयज चाहिए तो वो नया एम्प्लॉय आता कहां से। तो हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट है वो है एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का और एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। सो वी हैव टू डिफरेंट टॉपिक्स नाउ, मतलब उसी टॉपिक का सब टॉपिक है, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, सीन कुछ ऐसा है कि मुझे एक बिजनेस स्टडीज का टीचर चाहिए, और जो है वो, अब मेरे पास दो तरीके हैं। अब बिजनेस स्टडीज का टीचर चाहिए तो पहला काम मैं क्या कर सकता हूं, एक कर सकता हूं मैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। अच्छा, इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या हो सकता है, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस सब कर लिया। अब मैं सोचूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मेरा सबऑर्डिनेट मेरे पास आया और मुझसे कहता कि यार ये हमारा जो पुराना वाला टीचर जो था बिजनेस स्टडीज का, इसका एक असिस्टेंट था, ठीक है, जो हमारी कंपनी में काम, स्कूल में काम करता है। व्हाई नॉट कि हम जो उस बिजनेस स्टडीज के टीचर का जो असिस्टेंट था, जो हमारी क्लास में के अंदर होता था, क्यों ना हम उसको प्रमोट करके बिजनेस स्टडीज का टीचर बना दें। मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है। सबऑर्डिनेट ने बोला सर देखें, वो जो हमारे पुराने बिजनेस स्टडीज के टीचर थे वो क्या करते थे, वो आधा चैप्टर खुद पढ़ाते थे और आधा चैप्टर अपने असिस्टेंट को बोलते थे तुम पढ़ाओ। आधा होमवर्क सॉल्व कराते थे, आधा होमवर्क अपने असिस्टेंट को बोलते थे तुम कराओ। आधे पास पेपर्स खुद सॉल्व कराते थे, आधे पास पेपर अपने असिस्टेंट को बोलते थे तुम कराओ। ठीक है ना, हम टीचर की भी सैलरी दे रहे थे, हम असिस्टेंट की भी सैलरी दे रहे थे, हमने तो हर टीचर को असिस्टेंट दिया हुआ है। क्यों ना हम उन्हीं के असिस्टेंट को असिस्टेंट की पोस्ट से हटाएं और बिजनेस स्टडीज का टीचर बना दें। और जो क्लास के बच्चे थे वो ये भी कहते थे कि उनको बिजनेस स्टडीज के टीचर से ज्यादा असिस्टेंट के साथ पढ़ने में मजा आता है। मैंने बोला अच्छा ऐसा था, उससे बोला जी सर ऐसा ही था। दिस इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। जब आपके पास एक पोजीशन वेकेंट हो जाए एम्प्लॉय की, और आप अपने ही कोई पुराना एम्प्लॉय उसको उठाओ और प्रमोट करके एक बड़ी पोजीशन पर बैठा दो, दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसको मैं लिख भी देता हूं, दिस इज यूजुअली कॉल्ड एज प्रमोशन नॉर्मल केसेस में। जब कंपनी के पास बंदे की पोजीशन आए
और कंपनी अपने पुराने बंदे को उठाए और जो बंदा छोड़ कर गया था उसकी जगह पे प्रमोट करके बिठा दे। इंटरनल रिक्रूटमेंट, व्हेन एन एम्प्लॉय इज रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन एन एम्प्लॉय इज रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाता है भाई। आप देख भी सकते हैं प्रमोशन। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट करने के फायदे भी है, नुकसान भी है। अब मैंने अपनी इस बिजनेस स्टडीज के टीचर को, जो मेरे स्कूल में मेरे पास जॉब करता था, उसको उठाया और बिजनेस स्टडीज का टीचर बना दिया। फायदा ही फायदा। पहला फायदा, टाइम बच गया। मैं एडवर्टाइजमेंट देता, लोग आते, अप्लाई करते, स्कैन करता, बहुत लंबी कहानी होती। फटाफट उसी को टीचर बना दिया, 2 दिन में नया टीचर आ भी गया मेरे पास। टाइम बच गया और जॉब एडवर्टाइज वगैरह करता, पैसे भी बच गए। तीसरा, अब मैंने जो ये असिस्टेंट को टीचर बनाया है, मेरे पास ऑलरेडी फीडबैक भी था। मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे बताया था कि बच्चे इससे पढ़ने में खुश है, तो आई ऑलरेडी हैव फीडबैक ऑफ दिस असिस्टेंट, तो आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ माय एम्प्लॉय। उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही मैंने डिसाइड किया उसको प्रमोट करना है नहीं करना। मुझे पता है बच्चे इससे खुश थे, अब टीचर चला गया, उसको मैं असिस्टेंट को टीचर बना रहा हूं, बच्चे इससे खुश रहेंगे। बट डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि दूसरे असिस्टेंट भी जेलस हो सकते हैं कि यार इसको प्रमोट कर दिया, मुझे प्रमोट नहीं किया। दूसरा, जब आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को प्रमोट कर करके ऊपर लाओगे तो ये नुकसान है। फ्रेश न्यू आइडियाज विल नॉट कम इनटू द कंपनी। फॉर एग्जांपल, जो टीचर था बिजनेस स्टडीज का, वो 2020 से लेकर 25 तक के पास पेपर्स कराता था। अब असिस्टेंट तो वो टीचर का ही था जिसको मैंने प्रमोट करके टीचर बनाया। उसकी भी आदत क्या है, 2020 से लेकर 2025 के पास पेपर बनाने की। समझ आ रही है? टीचर जो है वो बुक के पीछे से क्वेश्चंस निकालता था, उससे टेस्ट पेपर बनाता था। असिस्टेंट की भी क्या आदत है, बुक के पीछे के क्वेश्चंस के टेस्ट पेपर बनाता है। वो अपना दिमाग ही नहीं इस्तेमाल कर रहा कि आप पास पेपर के क्वेश्चन, जो एक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, वो आप दूसरे पास पेपर से बना सकते हो, या आप किसी और बोर्ड के क्वेश्चन निकाल के पास टेस्ट के अंदर डाल सकते हो। नहीं, वो अपने वो नए नए आइडियाज नहीं लेके आ रहा, क्योंकि वो उसी तरह का मोरलेस काम कर रहा है जिस तरह का पहले टीचर काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो असिस्टेंट अभी है वो टीचर के लिए काम कर रहा था, टीचर के अंडर में काम कर रहा था। तो काम करने का तरीका मोरलेस वही है। जब आप बाहर से किसी कंपनी के बंदे को लेके आते हो, मुझे बिजनेस स्टडीज का टीचर चाहिए, मैं बाहर से किसी टीचर को उठा के ले आया, तो वो अपने साथ नई नई टेक्निक्स लेके आएगा। बोलेगा नहीं नहीं, टेस्ट पेपर जो है वो ऐसे नहीं, मैं ऐसे बनाऊंगा, पास पेपर 2020 से नहीं 2015 से कराऊंगा। वो नई नई चीजें लेके आएगा अपने साथ। तो बाहर से बंदा रखने का एक फायदा ये होता है कि जब वो बाहर से कोई नया बंदा आता है तो वो अपनी दूसरी कंपनीज के आइडियाज लेकर आता है। बाहर से मैंने बिजनेस स्टडीज का टीचर रखा, तो उसने मुझे आगे बताया, सर आप तो सिर्फ 2020 से 25 के पास पेपर कराते हैं। मैं तो दूसरी स्कूल में था, वो 2010 से लेकर 2025 तक के पास पेपर्स कराते थे, और पेपर इसी में से आता था हमेशा, और हमारे हर बच्चे का स्टार आता था। मैं बोलता अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं बात, ऐसे भी कर सकते थे। जब आप बाहर से कोई बंदा दूसरी कंपनी का लेके आते हो तो वो दूसरी कंपनी के आइडियाज लेकर आता है। ठीक है ना? इससे बहुत फायदा होता है। देखिए, मैं बोलता हूं नहीं यार, मुझे इस असिस्टेंट को टीचर नहीं बनाना, भी इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मैं तो बाहर से कोई प्रोफेशनल टीचर लेके आऊंगा। मैं बाहर से टीचर ले आया। दिस इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है? व्हेन यू ब्रिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, फ्रॉम समवेयर एल्स। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। फायदे भी हैं, नुकसान भी है। पहला फायदा क्या है? जब आप बाहर से एम्प्लॉयज लेकर आओगे तो वो अपने साथ दूसरी कंपनी के आइडियाज लेकर आएगा, विच इज गुड। सही है ना? नई एनर्जी लेके आएगा, नए आइडियाज लेके आएगा, नई स्ट्रैटेजीज लेके आएगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा, यू हैव अ ग्रेटर पूल ऑफ एम्प्लॉयज टू सेलेक्ट फ्रॉम। अब मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी, 10,000 लोगों ने अप्लाई कर लिया, मैं 10,000 में से किसी एक को रख सकता हूं, मेरे पास चॉइस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं अपनी कंपनी में से एक बंदे को टीचर बना रहा हूं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है या दो है। या फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास उस बिजनेस स्टडीज के टीचर के 5 असिस्टेंट थे। अब मैं कहता हूं मुझे इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी है, तो मुझे उन 5 में से किसी एक को टीचर बनाना पड़ेगा, लिमिटेड ऑप्शंस। लेकिन अगर बाहर एडवर्टाइजमेंट देके बाहर के किसी बंदे को अप्लाई करने के बाद जॉब कर पे रखवा रहा हूं, तो 1000 ऑप्शन है। तो मेरे नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत ज्यादा है अगर मैं बाहर से किसी को लेकर आता हूं। बट
एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, बाहर से बंदा लेके आ रहे हो, प्रॉब्लम भी है। पहला प्रॉब्लम, बहुत टाइम लगेगा। एडवर्टीजमेंट दोगे, बहुत सारे फजूल लोग अप्लाई करेंगे, कुछ काम के लोग निकलेंगे, फिर उनका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डिस्कशन होगा, निगोशिएशन होगी, फिर जाके रखेंगे, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। और तीसरा, यू आर नॉट वेल अवेयर ऑफ एम्प्लॉइज पास्ट परफॉर्मेंस। अब टीचर तो रख लिया, पढ़ाता भी बहुत अच्छा है, बाहर से आया है, बट टीचर की खराब आदत है, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते गाली दे देता है। अब गाली इज नॉट समथिंग ऑफ अ वेरी गुड जॉनरा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टीचर को गाली देने। अब मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो रख लिया गया टीचर। अब पढ़ा भी बहुत अच्छा रहा है, टेस्ट भी ले रहा है, पास पेपर भी करा रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, गाली दे देता है। अब पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, ये कैसा टीचर रखा है आपने, गाली दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। अब मैं परेशान, पहले एक टीचर छोड़ के चला गया था, दूसरा टीचर रखा, अब दूसरा टीचर गाली दे रहा है, फिर तीसरा टीचर रखूं, फिर पेरेंट्स बोलेंगे आपको हर थोड़े दिन में आपका टीचर चेंज हो रहा है। तो जब आप नया एम्प्लॉय रखते हो ना, कहीं बाहर से आप बुलाते हो, तो आ तो जाता है, लेकिन वो अपने साथ कौन सी बैड हैबिट्स लेके आता है ये नहीं पता आपको। अगर मैं इसी असिस्टेंट को, जो मेरे बिजनेस के टीचर का असिस्टेंट था, उसी असिस्टेंट को टीचर बना लेता, तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता होता ना कि वो क्लास में गाली देता है नहीं देता, क्या मसले हैं क्या मसले नहीं है। ये तो बंदा फ्रेश आ रहा है, हर चीज थोड़ी पता है मुझे उसकी क्या बुराई है क्या नहीं है। तो ये है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो जब कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, कंपनी अपनी कंपनी के अंदर से किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करके उस पोजीशन में डाल सकती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट, कंपनी कहती नहीं भाई मुझे करंट एम्प्लॉय को प्रमोट करके इस पोजीशन पे नहीं बिठाना, मैं बाहर से किसी दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय लाकर बिठाऊंगी और उसको इस पोजीशन की जॉब दूंगी। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो मूविंग ऑन, अब हम लोगों के पास दो और कॉन्सेप्ट्स हैं। जब कंपनी अपने पास कोई एम्प्लॉय रखती है, जैसे अब हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, मुझे एक बिजनेस स्टडीज के टीचर की जरूरत है। अब जब मैं अपने लिए एक बिजनेस स्टडीज का टीचर रखूंगा, अब यहां पर दो चीजें हो सकती है। इधर मैं अपने पास एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय रखूं, या फिर मैं अपने पास एक फुल टाइम एम्प्लॉय रखूं। नाउ द क्वेश्चन इज, फुल टाइम एम्प्लॉय कौन होता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय कौन होता है? याद रखो, एनी एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर लेस देन 35 आवर्स अ वीक, मंडे टू संडे 7 डेज का वीक होता है। कुछ कंपनीज में संडे ऑफ होता है, कहीं फ्राइडे ऑफ होता है, कहीं सैटरडे ऑफ होता है, दुबई में, सऊदीया में, सब जगह अलग अलग रूल है। मंडे टू संडे 7 डेज का वीक होता है। अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास पूरे इन 7 डेज में 35 आवर्स से कम काम करता है, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। और अगर कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में इन द एंटायर वीक, मंडे टू संडे, पूरे हफ्ते में 35 आवर्स से ज्यादा काम करता है, वो फुल टाइम एम्प्लॉय है। सो एनी एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर लेस देन 35 आवर्स पर वीक, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। 35 आवर्स से ज्यादा पर वीक, वो है फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन है हम लोगों के पास फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय की। तो अगर मेरी कंपनी में, मुझे मेरे स्कूल में अगर मुझे बिजनेस स्टडीज के टीचर चाहिए, तो आई डिसाइड कि मुझे फुल टाइम टीचर चाहिए या पार्ट टाइम टीचर चाहिए। 1 मिनट ब्रेक फॉर अजान, सिर्फ 1 मिनट ब्रेक। बैक फ्रॉम अजान ब्रेक। तो अब ये है कि फुल टाइम एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होता है जो हफ्ते में 35 आवर्स से ज्यादा काम करता है, और वो एम्प्लॉय जो हफ्ते में 35 आवर्स से कम करता है, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होता है। अच्छा, कंपनी के पास दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे मुझे बिजनेस स्टडीज के टीचर चाहिए अपनी स्कूल के लिए, अब मैं डिसाइड करूंगा कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉय रखूं या पार्ट टाइम एम्प्लॉय रखूं। दोनों एम्प्लॉयज रखने के फायदे भी है और नुकसान भी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय रखने का। मैं पार्ट टाइम की बात कर रहा हूं। अगर मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय रखता हूं, तो कंपनी को क्या एडवांटेज है? कंपनी को क्या एडवांटेज है? तो मैं अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय रख रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय रख रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है? ऑब्वियस सी बात यह है कि मुझे उससे कम काम ले लें, कम नंबर ऑफ आवर्स वो मेरे पास काम कर रहे हैं, तो मैं उसको पैसे कम दूंगा, तो मैं लिखूंगा लोअर सैलरी।
कम पैसे दूंगा मैं उसको, क्योंकि काम भी कम ले रहा हूं। मैं उसको बोलूंगा भाई सुबह से दोपहर तक आने की जरूरत ही नहीं, आप रोज आओ 12 बजे आओ, 12 से 1 घंटा पढ़ाओ और चले जाओ, 1 घंटे के लिए आओ बस। 1 घंटे के लिए आ रहे हो, पैसे भी कम दूंगा, टाइम भी कम ले रहा हूं, लोअर सैलरी। दूसरा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा भाई, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा कैसे है? फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा ऐसे है कि भाई टीचर 1 घंटे के लिए आ रहा था, मैंने उसको बोला यार मेरे बच्चे वीक है, काम करो, मैं आपको थोड़े से ज्यादा पैसे दे दूंगा, आप उनको 12 से 1 की जगह 1 से 2 भी पढ़ाओ, 2 घंटे पढ़ाओ रोज। बोलेगा ठीक है, आप ज्यादा पैसे दो, मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन इमेजिन करो मैं बिजनेस स्टडीज का टीचर रखता और मैं उसको सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ा रहा है। अब मैं उसके पास जाऊं, यार मेरे स्टूडेंट्स थोड़े से वीक है, थोड़ा सा और पढ़ा दो। बोलेगा कब पढ़ाऊं? मैं बोलूंगा मैं आपको ज्यादा पैसे दे रहा हूं। बोलेगा सर ज्यादा पैसों की बात ही नहीं है, सुबह बच्चा 9 बजे स्कूल आता है, 2 बजे जाता है, मैं 9 से लेकर 2 तक नॉन स्टॉप बिजनेस पढ़ा रहा हूं, पॉसिबल ही नहीं है मैं उसको ज्यादा पढ़ा सकूं, टाइम खत्म हो जाता है। मैंने बोला बात तो ठीक है, यू आर राइट। एक प्रॉब्लम ये होती है फुल टाइम एम्प्लॉय के साथ कि फुल टाइम एम्प्लॉय ऑलरेडी दिन के 8-9 घंटे आपके साथ काम कर रहा होता है। अब आप उसको अगर बोलो ना कि यार ज्यादा काम करो, तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी ज्यादा काम करने की होती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना काम कर रहा होता है। हाँ, अगर आप उसको बोलो कि यार कम काम करो, तो फुल टाइम एम्प्लॉय बोलेगा ठीक है मैं कम काम कर लूंगा, लेकिन सिंस मैं आपका फुल टाइम एम्प्लॉय हूं, मैं पैसे तो पूरे लूंगा। तो यहां पर कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वंस यू कीप अ फुल टाइम एम्प्लॉय, ज्यादा काम करवा नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा टाइम दे रहा है, और अगर आप उससे कम टाइम काम करवाओगे तो बोलेगा यार मेरा मसला नहीं है, आप मुझसे कम टाइम काम करवा रहे हो, पैसे आपको पूरे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं और तो कहीं जॉब करता ही नहीं हूं। पार्ट टाइम एम्प्लॉय के केस में उल्टा है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय को बोले यार थोड़ा सा और ज्यादा काम करो, बोलेगा ठीक है सर कोई मसला नहीं, मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूं, पैसे बढ़ा दो, मैं थोड़ा और काम कर लूंगा। मैं उसको बोलूं नहीं यार बिजनेस स्टडीज का कोर्स ठीक जा रहा है, आप रोज का 1 घंटे की जगह मैं आपके थोड़े से पैसे कम कर रहा हूं, रोज का आधा घंटा पढ़ाओ। बोलेगा ठीक है सर। कौन सा वो मेरे पर फुली डिपेंडेंट है? वो अगर मेरे पास 1 घंटे के लिए आ रहा है तो उसका मतलब वो कहीं और भी काम कर रहा होगा। ये एडवांटेज है कंपनी को पार्ट टाइम एम्प्लॉय रखने का। लेकिन मैं रेट में लिख भी देता हूं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय को रखने का कंपनी को डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? वो एम्प्लॉय जो पार्ट टाइम है, अब जाहिर सी बात है वो आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे के लिए आ रहा है आपके पास, कंपनी में आ रहा है, तो उसका मतलब अगर वो आपकी कंपनी में आ रहा है तो 1-2 घंटे से तो उसका घर नहीं चल रहा होगा, वो कहीं और भी जॉब कर रहा होगा। तो कभी भी जो इंसान 2-3 जॉब कर रहा होगा वो आपसे 100% कमिटेड नहीं हो सकता। ठीक है ना? एम्प्लॉय के डेडिकेशन के इश्यूज होंगे, एम्प्लॉय के डेडिकेशन के इश्यूज होंगे, क्योंकि वो आता ही 1-2 घंटे के लिए, आप उसको रखो निकाल दो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बोलेगा मैं कहीं और जाके काम कर लूंगा, क्योंकि 1-2 घंटे की जॉब से तो किसी का घर नहीं चल रहा ना। तो अगर वो 1-2 घंटे के लिए आ रहा है कंपनी पे तो उसका डेफिनेट मतलब है कि वो कहीं और जॉब कर रहा है। या फिर हो सकता है कि जिस एम्प्लॉय को मैंने पार्ट टाइम रखा है हो सकता है वो स्टूडेंट हो, तो जो स्टूडेंट है उसके लिए तो उसकी पढ़ाई ज्यादा मैटर करती है जॉब से, तो उसकी डेडिकेशन जो है वो डिवाइडेड है, थोड़ी सी पढ़ाई में थोड़ी सी जॉब में। लेकिन अगर फुल टाइम एम्प्लॉय होगा तो उसके पास तो काम के अलावा कोई और चीज है ही नहीं करने को, तो वो पूरा पूरा काम की तरफ डेडिकेटेड होगा। देन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। अच्छा भाई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ये भी समझो। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ये हो सकता है कि मुझे सुबह सुबह 9 बजे मीटिंग रखनी है, सारी टीचर्स को मैंने बोला मेरे ऑफिस में मीटिंग रखनी है, बिजनेस स्टडीज के टीचर आई नहीं, मैंने बोला क्यों नहीं आया, मुझे उससे डिस्कशन करना है, पता लगा यार वो तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, वो तो 12 बजे आता है, मीटिंग तो सुबह 9 बजे। अच्छा भाई मैंने बोला चलो ठीक है 9 बजे की जगह 12 बजे मीटिंग रखेंगे, मैंने 12 बजे मीटिंग रख ली, सुबह 9 बजे वाले 3-4 टीचर्स नहीं आए, मैंने पूछा वो क्यों नहीं आए, बोला सर वो तो सुबह 9 से 10 1 घंटे के लिए आते हैं, वो चले गए, 12 बजे वो चले गए, और सुबह रखता हूं तो 12 बजे वाला टीचर नहीं आता। तो एक साथ सारे एम्प्लॉयज को बिठाकर डिस्कशन करना, मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा ये तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के एडवांटेज डिसएडवांटेज किसको है? कंपनी को। एम्प्लॉय को क्या फायदा है अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है? ब्लू में लिखता हूं
फायदा ही फायदा है पार्ट टाइम बनने का। पहला फायदा क्या है, मल्टीपल जॉब्स कर सकता है। एम्प्लॉय को फायदा क्या है, एम्प्लॉय को क्या फायदा है, अगर वो पार्ट टाइम जॉब करता है तो वो 2-3 जॉब कर सकता है, या फिर वो जॉब भी कर सकता है साथ में पढ़ाई भी कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, लोअर वर्कलोड। वर्कलोड कम होता है भाई पार्ट टाइमर का। एक एम्प्लॉय जो रोज 8-9-10 घंटे के लिए आ रहा है उसके वर्कलोड में, और एक ऐसा एम्प्लॉय जो 1-2 घंटे के लिए आ रहा है उसके वर्कलोड में फर्क है। ये बहुत बड़ा फायदा है पार्ट टाइम एम्प्लॉय को। टेंशन, वर्कलोड कम, और 2-3 जॉब कर सकता है, या साथ में 2-3 चीजें कर सकता है, पढ़ाई भी कर रहा है, कुछ भी अपनी कोई हॉबी फॉलो कर रहा है, मर्जी है उसकी। अच्छा, बहुत सारी केसेस में मैंने ऐसे देखा है, ऐसे म्यूजिशियंस है उनकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है। अब एक दिन में इतनी जल्दी म्यूजिशियन को सक्सेस नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं म्यूजिशियंस, अपने म्यूजिक का करियर कंटिन्यू रखते हैं, साथ में छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं ताकि उनका किचन अलाउंस निकलता रहे। अच्छा जी, और अब पार्ट टाइम एम्प्लॉय को क्या नुकसान है अगर वो किसी कंपनी में एज अ पार्ट टाइमर जाता है। सबसे बड़ा नुकसान, अगर आज मुझे किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करके मैनेजर बनाना है ना, मैं कभी भी पार्ट टाइमर को मैनेजर नहीं बनाऊंगा। मैं बोलूंगा तो आते 1 घंटे 2 घंटे के लिए, मैनेजर मुझे ऐसा चाहिए जो पूरा वक्त कंपनी में मौजूद हो। तो पार्ट टाइमर के कंपनी के अंदर प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, एक नुकसान। दूसरा, पार्ट टाइमर को सैलरी भी कम मिलती है। अच्छा, इन्हीं सबको मैं आपको फुल टाइम के अलग से नहीं लिखवाऊंगा, उल्टा कर दूंगा। अगर एक कंपनी फुल टाइम एम्प्लॉय रखती है तो क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स ही नहीं है, हर वक्त एम्प्लॉय मौजूद है कंपनी के अंदर। दूसरा एडवांटेज, फुल टाइम एम्प्लॉय है वो, उसको उसके पास आपकी कंपनी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता है। लेकिन नुकसान क्या है, फुल टाइम एम्प्लॉय रख रहे हो, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। दूसरा नुकसान क्या है, फुल टाइम एम्प्लॉय रख रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी के मसले, ज्यादा काम करा नहीं सकते, कम काम कराओ तो एम्प्लॉय बोलेगा मैं कम काम कर लूंगा, लेकिन पैसे कम नहीं करने देगा, क्योंकि वो आपके अलावा तो कोई और जॉब करता ही नहीं। आप पैसे कम कर दोगे तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को क्या फायदा है फुल टाइम एम्प्लॉय होने के, अगर फुल टाइम एम्प्लॉय है पूरी मेहनत से काम कर रहा है तो प्रमोट भी हो सकता है, फुल टाइम एम्प्लॉय है तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन फुल टाइम एम्प्लॉय को किसी कंपनी में एज अ फुल टाइमर नुकसान क्या है, वर्कलोड ज्यादा है। कंपनी बोलेगी भैया हम आपको पैसे दे रहे हैं, करो ज्यादा काम, पूरा काम, वर्कलोड ज्यादा होगा, पर्सनल जो है वो उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, हॉबीज के लिए कोई और चीज करने का दिल करता है वो नहीं कर पाएगा। आप इमेजिन करो आपके पेरेंट, फादर या मदर अगर फुल टाइम जॉब या बिजनेस करते हैं, आप उनको दोपहर में बोलो हम कहीं चलते हैं, बोलेंगे नहीं बेटा हमें काम पे जाना है, वर्कलोड ज्यादा होता है, पर्सनल चीजों के लिए टाइम कम मिलता है। ठीक है जी, तो ये था हम लोगों के पास टॉपिक ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉइज।